हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक भारत और समकालीन विश्व सेकंड में लेसन फर्स्ट, यूरोप और राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ और इसमें किन किन क्रांतिकारियों ने भाग लिया, इसमें कितने एफर्ट लगे, वो सब हम इसमें लेसन में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें दिया हुआ है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में 4 चित्र लिए और उन चारों चित्रों को मिलकर एक उसने चित्र बनाया। देखिए, हम देखते हैं कौन सा चित्र है वो। ये एक चित्र है जिसमें सबसे पहला चित्र है, एक ये प्रतिमा है जिसमें एक महिला ने एक हाथ में तो मशाल और दूसरे हाथ में कुछ पेपर्स लिए हुए हैं। पहला चित्र ये है। दूसरा चित्र है जिसमें ये लंबी कतार लगी हुई है और सभी ने अपने अपने देश का झंडा लिया हुआ है, मतलब ये अपने देश का प्रतीक है झंडा। तो ये मान लीजिए कि ये सभी कंट्रीज़ हैं। और तीसरा चित्र है जो यहाँ पर ये देखिए मुकुट पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि ये जो सारे देश हैं, ये सभी जो देश हैं, ये सभी राजतंत्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें महलों से और राजा का जो शासन है इनसे इन्हें छुटकारा मिले। तीसरा ये है। और चौथा चित्र ये है कि यहाँ पर ईसा मसीह है और इनके सामने कुछ ये फरिश्ते हैं। तो हो सकता है कि ये भी इसी बात का प्रतीक हो कि इन्हें स्वतंत्रता चाहिए, इसके लिए ये यहाँ पर इनसे वंदना करने आ रहे हैं और जैसे ही इन्हें स्वतंत्रता मिल रही है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर भी ये जो देवी है, ये एक महिला है, ये स्वतंत्रता के प्रतीक है, स्वतंत्रता की देवी है ये। तो ये सारे जो देश हैं, इन सभी देशों को जैसे जैसे स्वतंत्रता मिलती जा रही है वैसे वैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चारों चित्रों को मिलाकर एक चित्र बनाया गया है और ये बनाया है किसने? फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता की महिला का रूप प्रदान किया करते थे। कि पहले क्या होता था कि जो कलाकार थे या फिर हम भी हैं, हम भी अपने देश को क्या कहते हैं? भारत माता। और भारत माता की स्वतंत्रता, तो इसी तरीके से उन्होंने भी स्वतंत्रता को एक महिला का ही रूप प्रदान किया, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिमा है वो भी महिला की है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के सामने ज़मीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वज अवशेष बिखरे हुए हैं, जो मुकुट वगैरह पड़े हुए हैं वो। सारियों के कल्पना दर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जिन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी है। आगे हम देखेंगे फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, वह प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं और काला लाल सुनहरा झंडे जो थामे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे आगे है वो कौन है? फ्रांस है। मतलब जो आगे निकल गए वो तो हैं अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड, जिन्हें स्वतंत्रता मिल चुकी है। फिर उनके बाद जो सबसे आगे है वो है फ्रांस, उनके पीछे है जर्मनी और फिर उनके पीछे जो यहाँ आगे नाम दिए हुए हैं ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। और ऊपर जो ईसा मसीह है वो ये सारा जो दृश्य है उसे देख रहे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि फ्रांस में कैसे किस तरीके से क्रांति हुई और उनमें एक राष्ट्र बनने का विचार कैसे आया। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की भावना जो अभिव्यक्ति जो की थी वो की थी फ्रांसीसी ने 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर
फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में जहाँ पहले राजा का शासन था, राजतंत्र था, वहाँ अब लोकतंत्र है। इसमें ये भी घोषणा की गई कि लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और लोग ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। पहले जो उनका झंडा था वो दूसरा था, और अब जबकि नागरिकों के हाथ में सत्ता आ गई है तो अब दूसरा झंडा है। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ, और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापन की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली जो लिखी जाती थी और वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो पहले राजतंत्र था वो अब लोकतंत्र हो चुका है। जो पहले राजा के हाथ में सत्ता थी वो नागरिकों के हाथ में है। पहले का जो उनका झंडा था, राष्ट्रध्वज था, वो अब दूसरा हो गया है। और पहले जो उनकी भाषा थी, बोलियां जो थी, उनके अलावा जो अब है वो फ्रेंच हो गई है। इसके अलावा क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र तथा शिक्षक मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्धों के दौरान होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगीं। मतलब यह है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने घोषणा कर दी कि जो निरंकुश शासक हैं उनसे सभी को मुक्ति मिले, और जो भी इनके अंडर में है, जो भी इनके नियंत्रण में है, उन सभी को मुक्ति मिले। और क्रांतिकारी युद्ध जब शुरू होने हुआ तो इसके साथ ही उन्होंने चाहा कि राष्ट्रवाद के विचार भी विदेशों में ले जाए जाएं, ताकि वहाँ तक भी जो अपने विचार हैं उनको वो पहुँचा सकें। इसके अलावा नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू किया जा चुका था। अब यहाँ हम देखेंगे कि नेपोलियन ने क्या क्या कार्य किए, उसने क्या क्या सुधार किए आज़ादी दिलाने के लिए। देखिए, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 में नेपोलियन ने एक नागरिक संहिता बनाई जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। मतलब जन्म से जो अधिकार प्राप्त होते थे वो उसने समाप्त कर दिए कि जन्म से जो अधिकार हैं जरूरी नहीं कि वो ही अधिकार हों। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से उसने मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपतियों और ख़ासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून सभी के लिए अच्छा है। अब हुआ क्या कि जो नेपोलियन था उसने क्या क्या कार्य किए, उसने ये कार्य किए कि सभी के लिए उसने बराबरी का अधिकार प्राप्त करवाया।
कानून के समक्ष सभी को बराबरी दिलवाई। उसने जो सामंती व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया। प्रशासनिक जो विभाजन था उसको उसने सरल कर दिया। यहाँ तक कि शहरों में भी उसने किसान, कारीगर और जो मज़दूर थे उनको भी आज़ादी दिलवाई। तो ये सब जो सुधार थे वो नेपोलियन ने किए। देखो बच्चों, अगर आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं क्वेश्चन बनाकर कि नेपोलियन ने क्या क्या सुधार किए, उसने क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए, उसने शहरों में क्या क्या करवाया, उसने जैसे उसने जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलवाई। तो ये सब जो कार्य किए उसने, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने क्या क्या किया। तो इसे आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। आगे हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यह है पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का निर्माण या राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में क्या क्या किया गया। अब हम देखेंगे कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। इसके लिए हमें कुछ तिथियां दी गई हैं यहाँ पर, वो हमें याद करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, ये हमें देखनी पड़ेंगी। यहाँ हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत हुई। फिर 1814 से 1815 में नेपोलियन का पतन हुआ और वियना शांति संधि हुई। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई और जिसमें आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों का बगावत मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मेग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से 1870 में इटली का एकीकरण हुआ और 1866 से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है सबसे ज़्यादा वो ये है कि नेपोलियन का पतन और वियना की शांति संधि कब हुई। तो 1814 से 1815 में ये कार्य हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण कब हुआ, 1859 से 1870 में। फिर देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो 1866 से 1871 में। ये याद रखने वाली बातें, अगर आप चाहें तो इन सभी तिथियों को एक नोटबुक में आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अभी कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। मतलब यूरोपीय महाद्वीप का सबसे जो संपन्न वर्ग, सबसे ज़्यादा जिसके पास सत्ता थी, ऐसा जो वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। वो जायदाद गांव में जायदाद और शहर में जो हवेलियां थी उन सभी के वो मालिक थे जो कुलीन वर्ग के थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। कौन करते थे? जो कुलीन वर्ग के थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। अब कुलीन वर्ग है तो लेकिन कुलीन वर्ग तो था लेकिन वो संख्या में बहुत ही कम थे, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी। तो ये हो गए कुलीन वर्ग। आगे हम देखेंगे कि मध्य वर्ग में कौन आता था। देखिए, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य वर्ग में कौन आता है? जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं और जो सेवा क्षेत्र में होते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि जो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जो लोगों को सेवा प्रदान करते हैं तृतीय क्षेत्र में, तो वो सभी जो थे वो सभी मध्य वर्ग में आते थे। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षक और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। आगे हम देखेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। मतलब इसमें हम देखेंगे कि उदारवादियों के
बीच उदारवादी के विचारों में राष्ट्रवाद क्या था। देखिए, उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। उदारवाद का मतलब होता है इंग्लिश में लिबरलिज्म, और जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। तो अभी आप ये जान चुके हैं कि जो उदारवादी हैं उनकी नज़रों में राष्ट्रवाद क्या है। मतलब वो चाहते थे कि सबको कानून के समक्ष बराबरी की हिस्सेदारी मिले, और जो निरंकुश शासक थे, जो पादरी वर्ग थे, इन सभी के जो विशेषाधिकार से थे उनसे उनको मुक्ति मिले, उनकी समाप्ति हो। और इनका जो सीधा सीधा मतलब था उदारवाद का वो क्या था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में था। वो चाहते थे कि जो बाज़ार में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, बाहर से जो आई होती हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जाए। और नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो नए वाणिज्यिक वर्ग थे वो ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बना दिया। अब इसमें देखिए, जो भी परिस्थितियां थीं वो सब जो वाणिज्यिक थे और जो व्यापारिक थे उनके वो विपरीत थीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वस्तुओं, लोग और पूंजी का जो आवागमन था वो बाधा रहित कर दिया। मतलब आना जाना जो था वो रोका नहीं, वो उनके खिलाफ थे। उन्होंने मुद्राओं की संख्या भी 2 कर दी, जो पहले 30 से भी ऊपर थी। शुल्क अवरोधों को भी उन्होंने समाप्त कर दिया और उन्होंने एक शुल्क संघ बनाया जिसका नाम था जोलवेराइन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जोलवेराइन क्या है। तो वह एक ऐसा संघ है जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। ऐसा एक संघ था, उसे शुल्क संघ जोलवेराइन नाम दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्या हुआ था। देखिए, जो हमारा चैप्टर है, जो ओरिजिनल जो शुरुआत होती है वो होती है यहाँ से। देखें, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नेपोलियन को किन किन देशों ने हराया था। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। कब? 1815 में। इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य, कई बार ऐसा होता है, पूछा जाता है कि वियना की संधि का उद्देश्य क्या था और ये कब हुई। तो 1815 में वियना संधि हुई, जिसका उद्देश्य क्या था, उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बों वंश का सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार
ना कर सके। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो उसने जो भी नियम कानून बनाए, जो भी उसने सुधार किए, उन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। किन्होंने? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने, ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, इन्होंने इन सभी जो बदलाव हुए थे उन सभी को ख़त्म कर दिया। इनका उद्देश्य ही ये था। यहाँ पर एक वियना संधि हुई थी 1815 में, उसका भी यही उद्देश्य था कि जो सारे बदलाव हुए थे उन सभी को ख़त्म करना था, जो कि नेपोलियन ने बनाए थे। अब जो नेपोलियन ने सुधार किए थे, जितने भी उसने प्रोग्राम बनाए थे, वो सभी नष्ट कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। 39 राज्यों का एक महासंघ स्थापित किया था नेपोलियन ने जर्मन, तो उसे रखा गया। आगे हम देखेंगे 1815 में रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। तो हम इसमें देखेंगे कि नेपोलियन की जो जितने भी नियम उसने बनाए थे वो सभी समाप्त कर दिए गए, लेकिन उसने एक 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था, उसे बरकरार रखा गया। और 1815 में जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी वो निरंकुश थीं। तो जो निरंकुश था तो उन्होंने ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की, उनकी आलोचना और असहमति वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती है। मतलब वो निरंकुश थे तो वो चाहते थे कि हमारा ही शासन चले। अगर निरंकुशता के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उन्हें मतलब होगा ही ऐसा कि उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, तो उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इसी के उद्देश्यों से उसने क्या किया कि सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बना दिए, जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, इन सभी में उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार दिखते थे। देखिए यहाँ एक फ़ोटो दी हुई है, इनमें हम देख रहे हैं कि सभी के मुंह पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब निरंकुशता चल रही है। यहाँ पे राजा का शासन चल रहा है। वो चाहता है कि सिर्फ मैं बोलूँ और कोई ना बोले। अगर कोई बोलेगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए उन सभी के मुंह पर पट्टी बंधी है। तो ये इसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे क्रांतिकारी कि क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया। देखें 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, सबको अंडरग्राउंड कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन भी बने। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। मतलब अब क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने क्या किया कि उनको प्रशिक्षण दिया गया। क्रांतिकारियों को उनको अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया उन्होंने। और एक क्रांतिकारी होने का मतलब ही ये था कि जो राजतंत्रीय व्यवस्थाएं थी उनका विरोध करना। यहाँ हम एक क्रांतिकारी के बारे में पढ़ेंगे कि इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैसिनी था। उनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोर्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। उसने 2 संगठन बनाए। किसने? ज्यूसेपी मैसिनी ने 2 संगठन बनाए, एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। इसलिए इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्र के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। तो इसमें क्या बताया गया है, एक इटली का क्रांतिकारी था ज्यूसेपी मैसिनी। उसने क्रांति करने के लिए क्या किया, 2 संगठन बनाए। पहला था यंग इटली, दूसरा था यंग यूरोप।
और इसमें उसने रखा कि पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन जो राज्य हैं इन सभी के समान विचार सामने रखे जाएंगे। इन सभी के जो युवा थे वो इसके सदस्य थे और इन्होंने क्रांति के लिए जो लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने कई जो चीज़ें थी उन्हें बहिष्कृत किया था और ये भगवान में अधिक विश्वास रखते थे। अगला पॉइंट है क्रांतियों का युग 1830 से 1848। देखिए अब बताया गया है, पहले बताया गया है क्रांतिकारी के बारे में, अब बताया है कि क्रांतिकारी का युग कौन सा था। देखिए जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्य वर्गीय विशिष्ट लोग थे, जिनमें कौन कौन थे? प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य, व्यापार में लगे मध्य वर्गों के लोग जिसमें शामिल थे। इन्होंने क्या किया कि जो रूढ़िवादी व्यवस्थाओं थी उसने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, इन सभी को साथ में लेकर। आगे हम देखेंगे कि जो प्रथम विद्रोह हुआ था वो फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। सबसे पहला जो क्रांति हुई थी, सबसे पहली क्रांति फ्रांस में हुई थी जुलाई 1830 में। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संविधान राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना को संचार किया वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंत में 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो हम इसमें क्या याद रखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पहली क्रांति हुई थी, प्रथम विद्रोह हुआ था, वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ रूढ़िवादी प्रतिक्रियाएं थीं उनको उनके दौरान सत्ता में उन्हें बहाल कर दिया गया, मतलब वहाँ पर रूढ़िवादी जो प्रतिक्रियाएं थी उन्हें हटाया गया, क्रांतिकारियों ने उन सबको ख़त्म कर दिया। फिर आगे हमने पढ़ा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हमने देखा कि इसमें क्या हुआ था कि कुस्तुनतुनिया की संधि हुई और जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। देखिए रूमानी कल्पना क्या होता है कि जो हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो राष्ट्रीय भावना है, उसे ही हम रूमानी कल्पना कहते हैं। देखिए राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। मतलब ये सिर्फ युद्धों से ही और जो सभी ने अपने कब्जे में क्षेत्र ले लिए हैं उनसे ही राष्ट्रवाद उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि इसमें रूमानी कल्पना मतलब जो राष्ट्रीय भावना है, हमारी जो संस्कृति है उसका भी अपना योगदान है। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया है। हम रूमानीवाद को देखें जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। तो हमने इसमें देखा कि रूमानी कल्पना क्या है। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश में जो कई प्रकार की कलाएं हैं, काव्य हैं, कहानी, किस्से, इन सभी ने राष्ट्रवाद में अपना अपना योगदान दिया है। इस कला का जो नमूना है देखिए यहाँ बताया गया है, इसे बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। यहाँ पे कई महिलाएं हैं जो बैठी हैं
पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इन सभी के ऊपर ये प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही अत्याचार हुए हैं। इसमें ज़्यादातर महिलाओं और बच्चों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। तो ये चित्र जो बनाया गया है, इस चित्र के माध्यम से समाज को ये बताया गया है कि पहले किस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ व्यवहार होता था। तो जब ऐसी चीज़ें बनने लगीं तो इसी से राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। इसी तरीके से संस्कृति ने अपना योगदान दिया है। आगे हम देखेंगे, विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और उसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति है और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। मतलब एक जो हमारी संस्कृति है, हमारी राष्ट्र की जो संस्कृति है, उसे भी एक आधार बनाया जाए। इसके अलावा भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा, जो कि कहाँ की भाषा थी? पोलैंड की जो भाषा थी पोलिश, उसको स्कूल से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा की जगह जबरन लादा गया। मतलब रूसी भाषा को हर जगह जो पोलिश भाषा चल रही थी पहले, उसकी जगह उसको लाया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सज़ा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया था। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अब क्या हुआ, पहले जो पोलैंड की जो लैंग्वेज थी पोलिश, वो चलती थी। अब जबकि रूस स्वतंत्र हो गया तो उसने क्या किया, धीरे धीरे आधिपत्य जमा लिया अपना, और जहाँ जहाँ पर पोलिश लैंग्वेज चलती थी वहाँ पर रूसी लैंग्वेज ज़बरदस्ती चलाई गई। जिससे क्या हुआ कि ये जो पोलिश भाषा थी, ये रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक बन गई। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे कृषक विद्रोह। देखिए, कृषक विद्रोह 1848 ऐसा ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी उन्हें दे दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित हुए। अब इसमें बताया गया है कि जब किसानों ने विद्रोह किया तो उन्होंने क्या क्या किया। जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी फैल गई, खाने पीने की कमी आ गई, तो जो पेरिस के लोग थे वो उनका क्या हुआ, वो सड़कों पर आ गए और जगह जगह उन्होंने अवरोध लगा दिए, बंद लगा दिए, और जो वहाँ का जो राजा था लुई फिलिप था, उसको भागने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया है कि गणतंत्र की घोषणा कर दी कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं चलेगा, गणतंत्र चलेगा। तो ऐसे करके उन्होंने 21 वर्ष से ऊपर सभी को वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया। पुरुषों को कहा कि तुम अपना जो राजा है या फिर अपना जो है या तो खुद ही चलाओ या फिर अपना राजा खुद चुनाओ। इसके बाद उन्होंने रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए क्या करा, कारखाने खोल दिए, और ऐसे करके ही कृषक आंदोलन जो था वो उग्र रूप में आ गया। आगे हम देखेंगे 1848 में उदारवादियों की क्रांति। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्गों की एक क्रांति भी हो रही थी। अब क्या हुआ कि 1848 में जब यूरोपीय देशों के गरीब, बेरोजगार और जो भूख से मर रहे हैं, भूखमरी पड़ रही जिनमें, ऐसे जो किसान और मज़दूर थे वो विद्रोह कर रहे थे। और जब वो विद्रोह कर रहे थे तो उन्हीं के साथ साथ जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, पढ़े लिखे जो मध्यम वर्ग के लोग थे, वो भी उनके साथ साथ वो भी क्रांति में शामिल हो गए। फरवरी 1848 की घटनाओं से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। अब वो जो विद्रोह था वो इतना बढ़ गया कि राजा को अपना शासन छोड़ना पड़ा। एक गणतंत्र की घोषणा की गई
जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अब वो पहले क्या चाहते थे कि संविधान हो, संविधान बने सबके लिए, और उसके साथ साथ ही उन्होंने क्या चाहा कि हमारा जो राष्ट्र है उसका एकीकरण हो जाए। तो इन सभी मांगों के चलते वहाँ पर विद्रोह फैल गया। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठन ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। अब उन्होंने मतदान का अधिकार तो दे दिया, अब वहाँ वो कहाँ कराया जाए उसके लिए इन्होंने एक जगह चुनी, वो जगह थी फ्रैंकफर्ट। तो वहाँ पे जो नेशनल असेंबली थी उसके पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचन प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए कि मतदान किया गया। मतदान कहाँ किया गया? फ्रैंकफर्ट संसद में। फ्रैंकफर्ट संसद में मतदान किया गया, जहाँ पे सभी निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे सभी वहाँ पर आ गए। अभी वहाँ पर क्या हुआ कि जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, प्रशा के राजा को ताज पहनाना चाहा प्रतिनिधियों ने, तो उन्हें अस्वीकार कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहाँ कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरी और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वह उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हो गई। तो वहाँ पर जो सभा थी वो भंग हो गई, वो पूरी तरीके से काम नहीं करी। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत भी की थी। अब उग्रवादी आंदोलन में क्या था कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किया था। उनको ना तो मताधिकार करने का मताधिकार था और ना ही उन्हें किसी और चीज़ में भाग लेने देते थे। लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने बड़ी संख्या में भाग लिया, योगदान दिया, अपना पूरा सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। और महिलाओं ने कई संगठन स्थापित किए, उन्होंने अखबार भी शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में भी उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव के दौरान क्या हुआ था कि मताधिकार में उन्हें वंचित रखा गया। इतना सब कुछ किया उन्होंने, महिलाओं ने, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है नारीवाद। नारीवाद क्या होता है? नारीवाद स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों का और हितों का बोध होता है। नारीवाद मतलब स्त्री पुरुष दोनों का समान रूप से हर चीज़ में हिस्सेदारी हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से दोनों बराबर हों, उसे ही हम नारीवाद कहते हैं। आगे हम देखेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण। हम यहाँ देखेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ और इटली का एकीकरण कैसे हुआ। तो फर्स्ट है जर्मनी। क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? क्या सेना भी राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? सेना के द्वारा भी राष्ट्र बन सकता है? देखिए इसका आंसर यहाँ है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र है और क्रांति से अलगाव होने लगा। 1848 में
जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जर्मनी में कि एक महासंघ स्थापित किया गया, विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक महासंघ बनाया गया और वहाँ पर एक संसद तैयार की गई। लेकिन जो वहाँ पे राजा थे और जो फौज थी, उन्होंने सब ने मिलकर उस संसद को दबा दिया। उनकी जो आवाज़ थी, उनकी लोकतंत्र की जो आवाज़ थी, उसे दबा दिया। इसके बाद प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी इसका समर्थन किया। उसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। अब इसके बाद जब सभी ने उनका विरोध किया, उनकी संसद का विरोध किया, लोकतंत्र का विरोध किया, तो क्या हुआ कि जो प्रशा है, प्रशा नाम का एक राज्य था, उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अंत में क्या हुआ, जो प्रशा ने पूरा प्रशासन संभाला था, तो उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से जीत हासिल की। इसके बाद जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई जर्मनी की। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और जब जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जनवरी 1871 में वर्साय में एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इटली। अभी हमने देखा जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ, अब हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ। देखिए, उन्नीसवीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। यह हमें ध्यान रखना है कि जब 19वीं सदी थी तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। उसका आगे मैप दिया गया है, वो भी मैं बताऊंगी। तो ये 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेप्पे मोत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। किसने बनाया? जूसेप्पे मोत्सिनी ने एक संगठन बनाया। कौन सा? यंग इटली। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजीत वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, उसने ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। कौन? जो एक मंत्री था कावूर नाम का, वो ना तो वो क्रांतिकारी था और वो ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था। तो जब फिर ऐसा हुआ कि इतालवी राज्यों को जोड़ने की जो जिम्मेदारी थी वो किस पर आ गई? सार्डिनिया पीडमोंट पर आ गई। और उसका एक शासक था विक्टर इमैनुएल द्वितीय, इस पर इसकी जिम्मेदारी आ गई। तो फिर क्या हुआ, वहाँ का जो मंत्री था, उसका प्रमुख जो था कावूर, उसने इटली के प्रदेशों को एक साथ करने के लिए, एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब वो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखता था। तो हुआ क्या कि उसने एक संधि की। किससे? फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट। फ्रांस और सार्डिनिया पीडमोंट ने एक संधि कर ली। उस संधि में किसका हाथ था? कावूर का। इसने एक संधि करवा दी। तो उसमें क्या कहा गया कि फ्रांस ने कहा
कि फ्रांस से कहा गया, सार्डिनिया ने कहा कि हम इटली पर हमला करेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। जैसे जैसे मान लीजिए दो देश हैं, दो व्यक्ति हैं, उनमें लड़ाई होने वाली है, तो वो एक के फ्रेंड से ये बोलेगा कि मैं इस पर हमला करूँगा, तू मेरे से संधि कर ले, तू मेरे साथ हो जा, लेकिन तू कुछ भी नहीं बोलेगा। तो उसी तरीके से इसमें क्या हुआ कि सार्डिनिया पिडमोंट ने फ्रांस से संधि कर ली, कहा कि हम इटली पर आक्रमण करेंगे लेकिन तुम्हें शांत रहना है। अब इससे क्या हुआ कि सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हो गया। अब जब ये संधि हो गई तो क्या हुआ कि सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो जीत गया। इसके फलस्वरूप इसका नतीजा क्या निकला कि नियमित सैनिकों के अलावा ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में वो सफल रहे। कौन? सार्डिनिया पिडमोंट। उन्होंने क्या किया कि दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों में वो प्रवेश कर गए, वो उन्होंने अपने आधिपत्य में ले लिया और उसके बाद क्या किया कि जो स्पेनी जो शासक थे उनको उन्होंने हटा दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। अब जो इटली थी उसका एकीकरण हो चुका था और उसका जो प्रथम राजा घोषित किया गया 1861 में इमैनुएल द्वितीय को बनाया गया। अभी हमने इसमें देखा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ और इटली का भी एकीकरण हो चुका था। आगे हम देखेंगे, यहाँ 2 मैप दिए हुए हैं, 2 नक्शे दिए हुए हैं, जिसमें जो पहला है वो तो है एकीकरण से पूर्व का इटली और जो दूसरा है वो है एकीकरण से बाद का इटली। अब देखिए एकीकरण से पहले तो इटली कैसा था कि इसमें 2 सिसिलियों का राजतंत्र, पेपल राज्य, टस्किनी, मॉडेना, पर्मा, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सान मेरिनो, ये सब इसमें था। सेवोई, सार्डिनिया, मोनाको, ये सब इसमें था, अलग अलग था ये। लेकिन जब इसका एकीकरण हो गया तो क्या हुआ कि जो यहाँ पर 2 सिसिलियों का राजतंत्र था, पेपल राज्य था, टस्किनी, मॉडेना, पर्मा, ये सब था, ये सभी मिलकर एक हो गया और इस तरीके से इटली का एकीकरण हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ये बिफोर और ये आफ्टर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब हमने सबके बारे में पढ़ लिया, जर्मनी के बारे में पढ़ लिया, हमने इटली के बारे में पढ़ लिया, आयरलैंड के बारे में पढ़ लिया, पोलैंड के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ब्रिटेन के बारे में। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। अब क्या था कि जो ब्रिटेन था वो तो पहले ही स्वतंत्र था, तो वो ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्रवाद का परिणाम हो या राष्ट्र राज्य की कोई क्रांति हुई हो, उसका परिणाम है, वो पहले से ही एक राज्य था। 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों, अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। अब क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था, ब्रितानी द्वीप समूह था, वो एक ऐसा समूह था जिसमें छोटे छोटे देश थे, छोटे छोटे राष्ट्र उसमें मिले हुए थे। तो वो एक राष्ट्र नहीं था, उसमें वो सिर्फ ऐसी जगह थी जहाँ पर अंग्रेज रहते थे, वेल्श रहते थे, स्कॉट या आयरिश रहते थे और उन सभी को एक ही नाम से जाना जाता था। वो क्या नाम था? नृजातीय। अब नृजातीय क्या होता है? जिस प्रकार से मान लीजिए कि अलग अलग जातियाँ होती हैं हिंदुओं में, हिंदुओं की जातियाँ होती हैं, जैसे गुर्जर है, ब्राह्मण है और जैसे जाट है, चौधरी है, ये सब जो होते हैं ये अलग अलग जाट हैं, लेकिन इन सबको एक ही रूप में अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? हिंदू। इसी तरीके से इन सभी को, जैसे अंग्रेज है, वेल्श है, स्कॉट है, इन सभी को एक ही नाम से जाना जाता था, वो था नृजातीय। अब इसमें क्या था कि जो ब्रिटेन था उसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थीं, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ
जब उनकी सत्ता जमने लग गई, ब्रिटेन की सत्ता जम गई, तो धीरे धीरे उसमें जो द्वीप समूह के जो छोटे छोटे राष्ट्र थे उन पर भी वो अपना अधिकार जमाने लग गए। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। अब उसने अपना प्रभुत्व किस पर जमा लिया? स्कॉटलैंड पर जमा लिया इंग्लैंड ने। और जो सभी चीज़ों का जो केंद्र था वो क्या था? इंग्लैंड था। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ ये हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो इंग्लैंड था, मतलब अंग्रेज जो राष्ट्र थे, धीरे धीरे वो संपन्न होने लग गए, समृद्ध होने लग गए। तो धीरे धीरे उन्होंने द्वीप समूह के जो भी राष्ट्र थे छोटे छोटे, उन सब पर अपना कब्जा कर लिया और सभी राष्ट्रों का जो केंद्र था वो क्या हो गया? इंग्लैंड हो गया। धीरे धीरे आगे चलते चलते क्या हुआ कि एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया, जिसमें इंग्लैंड ने किस पर अपना अधिकार कर लिया? स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। स्कॉटलैंड के बाद हम देखेंगे कि आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही शुरू हुआ। क्या हुआ कि वह कैथलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में गहराई में बटा हुआ था। क्या? आयरलैंड। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथलिक विद्रोहों को निर्ममता से कुचल दिया गया। वोल्फटाउन और उसका यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और फिर क्या हुआ? एक ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हो गया। तो क्या हुआ? सबसे पहले तो इंग्लैंड जब केंद्र था तो उसने आगे चलकर धीरे धीरे स्कॉटलैंड पर अधिकार कर लिया और उसके बाद उसने आयरलैंड पर भी अधिकार कर लिया। इस तरीके से वो धीरे धीरे एक ब्रितानी राष्ट्र बन गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, ब्रितानी झंडा और राष्ट्रीय गान का खूब बढ़ावा मिला और पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोग के रूप में रह गए। मतलब वो सिर्फ एक सहयोगकर्ता के रूप में बने रह गए, जो अदर राष्ट्र, दूसरे जो राष्ट्र थे वो सभी। आगे अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। अब हमने देख लिया इटली का एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया, आयरलैंड और स्कॉटलैंड वो भी इंग्लैंड में शामिल हो गए। धीरे धीरे सभी स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लग गए। फ्रांस भी अलग हो गया, फ्रांस को भी स्वतंत्रता मिल गई, रूस को स्वतंत्रता मिल गई। तो क्या हुआ? सभी अपने अपने राष्ट्र में, मतलब अपने अपने राष्ट्र में वो चले गए। अब क्या होता है कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, मतलब क्या चाहता है? अगर कोई राष्ट्र जब बन जाता है पूर्ण तरीके से, वो एकीकृत हो जाता है, फिर उस राष्ट्र में क्या होना चाहिए, कैसे वो आगे पनपना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हम देखते हैं कि उस समय राष्ट्रों को नारी वेश में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। तो पहले क्या होता था कि जो राष्ट्र था उनको नारी का रूप प्रदान किया गया था। जैसे हमारा जो देश है, भारत है, उसे हम क्या कहते हैं? भारत माता। हम किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है उसे भी नारी का रूप प्रदान किया गया है। तो इसी तरीके से पहले क्या होता था कि सभी राष्ट्रों को देवी के रूप में माना जाता था। इसलिए हमने जो स्टार्टिंग में एक चित्र देखा था उसमें क्या हो रहा था कि स्वतंत्रता की एक प्रतिमा थी जो नारी के रूप में ही थी। अब वो प्रतिमा एक देवी थी, इसलिए जो सभी राष्ट्र थे वो कतार लगाकर खड़े थे और वो वंदना कर रहे थे कि हमें स्वतंत्रता मिले। और जैसे जैसे स्वतंत्रता मिलती जा रही थी वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस प्रतिमा को किस नाम से जाना जा रहा था? स्वतंत्रता की देवी, स्वतंत्रता की मूरत। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक डाक टिकट है, इसमें भी नारी की
एक प्रतिमा लगाई हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नारी की प्रतिमा इसमें लगा दी है तो हर जगह उसका महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान तो है, लेकिन उसको माना नहीं जाता। नारी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। सिर्फ नारी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी कि उसकी जो प्रतिमा है वो बनाई जाए और राष्ट्र के रूप में उसे चिन्हित किया जाए। उस दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया। जैसा कि आपको पता होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो तराजू लिए हुए खड़ी है। हमने देखा है, हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन हमने टीवी में देखा है कि जब अदालत दिखाते हैं तो अदालत में कोर्ट में एक औरत होती है, एक महिला होती है जिसकी आंखों पर पट्टी होती है और वो एक हाथ में तराजू लिए होती है। मतलब ये है कि वो तराजू से, कि वो सबूत और जो गवाह हैं उन पर ही ध्यान रखती है। उसको आंखों पर, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वो और कुछ भी नहीं देख सकती। मतलब वो अंदर की चीज़ें कुछ नहीं देख पाएगी। सिर्फ वो, उसको क्या चाहिए, उसको सबूत चाहिए। लेकिन सबूत चाहिए, उसको क्या चाहिए, इन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। बस हमें ये मतलब है कि वहाँ पर भी महिला को निरूपित किया गया है। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया था, जिसमें कि लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। अब यहाँ पर जो ईसाई नाम, यहाँ पर जो फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। अब यहाँ पर जैसे देख लीजिए, एक महिला है वो खड़ी है जिसने टोपी भी पहनी है और जिसने तिरंगा भी लिया हुआ है, एक हाथ में इसके तलवार है, तो इसे ही स्वतंत्रता की प्रतिमा कहा जाएगा। और इसे फ्रांस में एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मारियान नाम दिया गया। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गईं ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक को याद आती रहे और लोग उसे तादाद में स्थापित कर सकें। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक होता है। तो इससे हमें पता चला कि उस समय पर नारियों का इतना योगदान था, कि योगदान उनका बहुत था, लेकिन माना ही बस ये जाता था कि वो सिर्फ एक राष्ट्र के रूप में नारी का सम्मान किया जा रहा है और कुछ नहीं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये क्या है? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में अंतर क्या है? देखिए, 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौरे में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। मतलब क्या हुआ कि आगे चलकर क्या हुआ कि राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों में संकीर्ण हो गया। 1873 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, ये आदि जितने भी राष्ट्र थे वो सभी इसमें शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। क्या पुकारा जाता था? स्लाव। स्लाव का मतलब है गुलाम। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैसले और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। आगे हम देखेंगे, साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध वो करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे, वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया जाने लगा। तो हमने इस लेसन में पढ़ा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, किन किन राष्ट्रों को एकीकृत होने में कितना समय लगा, किन किन क्रांतिकारियों ने इसमें भाग लिया। जर्मनी का एकीकरण पढ़ा हमने, इटली का एकीकरण पढ़ा हमने देखा कि उस समय पर राष्ट्र को किस रूप में पूजा जाता था, किस रूप में उनकी पूजा की जाती थी। और हमारा लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।